Exercise 4, let's start with question number 11. Uniform horizontal plank is resting symmetrically in a horizontal position on two cylindrical drums. ये दो ड्रम्स मान लो, सिलिंड्रिकल ड्रम्स, इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल प्लैंक रखा हुआ है इस तरीके से। और सिमेट्रिकली रखा हुआ है, राइट। और ये दोनों जो सिलिंड्रिकल ड्रम्स है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। इसका रोटेशन अगर मैं इस तरीके से मानूं तो ये इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा विद इक्वल एंगुलर वेलोसिटीज। The distance between the axis is 2l. ये वाला डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, दोनों के एक्सिस के बीच का डिस्टेंस 2l। ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू। तो इनिशियली दोनों जगह नॉर्मल फोर्स कैसे होंगे, इसको अगर मैं पॉइंट ए मान लूं और इसको पॉइंट बी, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है मतलब दोनों साइड नॉर्मल फोर्स सेम होंगे। एंड फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक होगा। अगर ये वाला जो सिलेंडर है वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो इसका फ्रिक्शन राइट में लग रहा होगा और इसका फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा होगा। एंड दोनों साइड अगर नॉर्मल फोर्स भी इक्वल है तो ये फ्रिक्शन फोर्सेस भी इक्वल होंगे। तो सब लोग ये विजुअलाइज कर पा रहे हो, ये सिमेट्रिकल पोजीशन एक्चुअली प्लैंक का मीन पोजीशन है। इस पोजीशन पे दोनों फ्रिक्शनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अभी इस प्लैंक को अगर मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करूं, ये प्लैंक का सेंटर ऑफ मास मान लेते पॉइंट सी। प्लैंक को अगर मैं स्मॉल अमाउंट से राइट में डिस्प्लेस कर दूं, मान लो x अमाउंट से, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा सी डैश पे। और सेंटर ऑफ मास से राइट वाले सिलेंडर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। अभी ओरिजिनल डिस्टेंस एल और एल था सिमेट्रिकल पोजीशन पे। तो अभी ये जो डिस्टेंस है डिस्प्लेस करने के बाद ये वाला डिस्टेंस एल माइनस एक्स होगा और लेफ्ट वाले सिलेंडर से जो डिस्टेंस है लेफ्ट वाले नॉर्मल से ये एल प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। These are the new distances of the center of mass from the contact points. प्लैंक का जो वेट है वो तो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है mg। और अभी कांटेक्ट पॉइंट्स पे जो नॉर्मल फोर्स होंगे वो चेंज हो गए होंगे n1 और n2। कौन सा नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा, n1 या n2? सेंटर ऑफ मास जिसके नजदीक होगा वो नॉर्मल फोर्स ज्यादा होना चाहिए, n1 शुड बी मोर, राइट। और n1 ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी यहाँ पे ज्यादा होगा, इसको भी मैं f1 और f2 मार्क कर दूंगा। और फ्रिक्शन अगर ज्यादा है तो सब लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो, ये फ्रिक्शन इसको वापस लेफ्ट की तरफ रिस्टोर कर देगा। तो एक ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। वो ऑसिलेशन एसएचएम है कि नहीं, उसके लिए मुझे एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे एंड इन आवर केस रिस्टोरिंग फोर्स इज f1 माइनस f2, द डिफरेंस बिटवीन द फ्रिक्शंस। ये दोनों ही फ्रिक्शंस काइनेटिक नेचर के, तो f1 माइनस f2 को अपन म्यू टाइम्स n1 माइनस n2 लिख सकते। तो आगे प्रोसीड करने के लिए हमें n1 n2 निकालना होगा। और n1 n2 निकालने के लिए क्या कर सकते, अगर मान लो मुझे n1 निकालना है तो मैं n2 के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकता, a के अबाउट। mg का जो टॉर्क है, mg का जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा अबाउट पॉइंट a, वो mg इंटू एल प्लस एक्स होगा। और n1 का जो टॉर्क है वो n1 इंटू 2l हो जाएगा। तो यहाँ से n1 की वैल्यू mg l प्लस एक्स अपॉन 2l ये आ जाएगी। एंड वैसे ही टॉर्क अबाउट पॉइंट बी को बैलेंस करने पर n2 का टॉर्क कितना होगा, n2 इंटू 2l, और mg का टॉर्क mg इंटू l माइनस एक्स। तो यहाँ से n2 की वैल्यू mg l माइनस एक्स अपॉन 2l ये आ जाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स में हमें n1 माइनस n2 निकालना, तो ये n1 माइनस n2 करने पर
न्यूमरेटर में एल के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, mg बाई 2l बाहर कॉमन रह जाएगा, एंड x माइनस ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे 2x आ जाएगा। दैट मीन्स ये रिस्टोरिंग फोर्स x के प्रोपोर्शनल आ रहा है, और इस रिस्टोरिंग फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर दो, तो एक्सेलरेशन भी x के प्रोपोर्शनल आ गया, एंड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ओमेगा स्क्वायर बोल दो, ये SHM प्रूव हो गया, और इससे टाइम पीरियड भी निकल जाएगा, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 12, a ball is suspended by a thread of length at point A, इसका लेंथ L दिया हुआ है और पॉइंट O से इसको सस्पेंड किया जा रहा है on an inclined wall. The inclination of the wall with the vertical is alpha and the thread is displaced by an angle of beta and released. तो पहला जो केस है उसमें अल्फा मोर देन बीटा है। अगर पेंडुलम को अपन ये साइड में बीटा से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ऑपोजिट साइड में भी वो बीटा तक ही जाने की कोशिश करेगा, और अगर अल्फा मोर देन बीटा है एज गिवन इन पार्ट ए, क्या वॉल से कोलिजन हो पाएगा? वॉल से कोलाइड होने से पहले ही वो रुक जाएगा। यस और नॉर्मल तरीके से ऑसिलेट कर रहा होगा, जैसे नॉर्मल तरीके से सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करते हैं विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो ए पार्ट का आंसर तो अपन डायरेक्टली फॉर्मूला से लिख सकते 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये तो आसान है, राइट? डिफिकल्टी बी पार्ट में होगी। अभी देखो बी पार्ट में क्या हो रहा है, बी पार्ट में बीटा इज मोर देन अल्फा, ये दिया हुआ है। दैट मीन्स लेफ्ट साइड में अगर वॉल नहीं होता तो पेंडुलम यहां तक जाने की कोशिश करता बीटा एंगल तक, बट वो क्या पूरा बीटा एंगल तक जा पाएगा? वॉल के साथ वॉल बीच में एज एन ऑब्स्ट्रक्शन बैठा हुआ है और वो पहले ही वॉल से कोलाइड कर जाएगा। तो या क्या ये कंप्लीट मोशन हो पा रहा है या मोशन का खाली कुछ पार्ट हो पा रहा है? दिस इज नॉट कंप्लीट मोशन, उसका कुछ पार्ट ही हो पा रहा है, राइट? इट्स ऑब्स्ट्रक्टेड मोशन। तो इस केस में जो टाइम पीरियड होगा वो एक्चुअल टाइम पीरियड से थोड़ा कम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एम्पलीट्यूड एंड दिस वाज सपोज टू बी द अदर एक्सट्रीम, बट जो मोशन हो रहा है वो एम्पलीट्यूड से मीन एंड मीन से खाली क्यू तक, मीन से वो पूरे एक्सट्रीम तक नहीं जा पा रहा, देन अगेन क्यू से मीन, और यहाँ पे फिर वो वापस मीन से एक्सट्रीम तक चला जाएगा बिकॉज देयर इज नो एनर्जी लॉस। वी आर अज्यूमिंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो अगर मैं टोटल टाइम पीरियड टी मान रहा हूँ तो ये दोनों जर्नीज का तो अपन निकाल सकते हैं ना। बताओ ये दोनों जर्नीज का क्या होगा? एम्पलीट्यूड से मीन स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये दोनों टाइम्स को अपन t/4 और t/4 मान सकते हैं, बट ये वाला जो टाइम है ये t/4 के इक्वल होगा, उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा? क्या लगता है? ये वाला जो टाइम है ये t/4 से कम होगा, क्योंकि t/4 तक तो वो यहाँ तक चला जाता पूरे एक्सट्रीम तक। तो ये वाले टाइम को स्मॉल टी मान देते। अगर m से q तक स्मॉल टी है तो q से m तक भी स्मॉल टी होगा, तो हमें किसी तरह बस स्मॉल टी निकालना, तो हमारा काम हो जाएगा। स्मॉल टी निकालने के लिए मान लो ये पेंडुलम अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका इक्वेशन अपन क्या लिख सकते हैं? थीटा इक्वल्स टू एंगुलर एम्पलीट्यूड। एंगुलर एम्पलीट्यूड इस केस में क्या होगा? बीटा। जिस तरीके से अपन x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते, वैसे यहाँ पे मैं थीटा इक्वल्स टू बीटा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दूंगा। पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फाइव की वैल्यू अपन पाई ले सकते हैं, राइट? सो थीटा विल बी माइनस बीटा साइन ओमेगा टी। जब वो क्यू तक पहुंचा होगा, एट क्यू, अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या मान सकते हैं? थीटा की वैल्यू क्या होगी क्यू पे? माइनस अल्फा। तो थीटा को माइनस अल्फा डाल दो, तो इसको सॉल्व करने पर मीन पोजीशन से क्यू तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है टी, वो हमें मिल जाएगा। साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा, दैट मीन्स ओमेगा टी इज साइन इनवर्स ऑफ अल्फा बाई बीटा, और ओमेगा को टाइम पीरियड के टर्म्स में लिख दो 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो इससे स्मॉल टी की वैल्यू
कैपिटल T अपॉन 2 पाई साइन इनवर्स ऑफ अल्फा बाय बीटा, ये आंसर आ रहा है। और हमारा जो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड वो ओवरऑल कितना हो जाएगा एक ऑसिलेशन के लिए, इन चारों का एडिशन T/4 प्लस T/4 प्लस T प्लस T, तो ओवरऑल T/2 प्लस 2T, ये हमारा आंसर होगा। एंड फाइनल आंसर में T की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी सब्सटीट्यूट कर देना, तो इससे तुम्हें बी पार्ट का फाइनल आंसर मिल जाएगा। सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? सर फिर हम पहले ए से माइनस ए तक का टाइम निकाले और उसके बाद ए से क्यू तक का टाइम माइनस कर दे तो वो भी आंसर हो सकता है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। ए से माइनस ए तक का निकाले और ए माइनस से ए क्यू से तक क्यू का तक का निकाले। माइनस कर दे। देख हाँ बट माइनस क्यू से ए तक का टाइम निकालने के लिए भी उतना ही एफर्ट लगेगा ना जो एफर्ट मुझे हाँ एम हाँ से क्यू हाँ तक का निकालने में लगा। हाँ। एक ही बात है, उससे भी अगर तुम करोगे तो आंसर सेम ही आ जाएगा, बट उससे तुम्हारा कोई एफर्ट कम नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है ना। और कुछ डाउट है तो किसी को भी इस सेकंड सवाल? केस में मोशन हाँ, सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा ना? सेकेंड केस में देखो, मोशन सेकेंड केस सिंपल में बस हार्मोनिक नहीं होगा। जिस इंस्टेंट पे कोलिजन हो रहा होगा खाली उसी इंस्टेंट पे अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा, अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा तभी अपन सिंपल हार्मोनिक बोलते हैं ना। यस। अच्छा, ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन वाला अल्फा, ये वाला अल्फा नहीं है। बट सेकेंड केस में भी थ्रू आउट द जर्नी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है ओनली फॉर द इंस्टेंट वेयर कोलिजन इज हैपनिंग, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट को छोड़ के तो बाकी पूरे जर्नी में सिंपल हार्मोनिक मोशन मान सकते हैं ना अपन, खाली कोलिजन वाला इंस्टेंट छोड़ के। यस। बट अगर तुम ओवरऑल देखोगे, ओवरऑल मोशन को अगर तुम बोलोगे तो ओवरऑल मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो उसको एक एब्रप्ट तरीके से मोशन को चेंज कर रहा है, राइट। बट अपन Yes. बाकी के जर्नीज पे एसएचएम का कॉन्सेप्ट तो अप्लाई कर सकते हैं जैसे अपन ने यहाँ पे किया। अगर सवाल में वन ऑफ द ऑप्शंस ये होता दैट पार्ट बी इज एसएचएम, तो वो तुम करेक्ट आंसर के लिए मार्क नहीं करते, दैट इज रॉन्ग बिकॉज इट विल नॉट बी एन एसएचएम। ओवरऑल एसएचएम नहीं होगा मगर उसके पार्ट्स को अपन एसएचएम मान के ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और कुछ डाउट है किसी को भी Yes. ये सवाल में? नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। कंसीडर अ लिक्विड विच फिल्स अ U tube as shown in the figure up to a height of h। ये तो आसान सवाल है, अपन ने इसका डिफिकल्ट वर्जन भी देखा था इंक्लाइन वाला, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों साइड क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम मान लो, दिया हुआ नहीं है तो अज्यूम कर लो। लेफ्ट में अगर मैं इसको x से नीचे डिस्प्लेस करूंगा तो ये x से ऊपर चला जाएगा, तो लेफ्ट वाले आर्म में लिक्विड का ये लेवल होगा और राइट वाले में ये, तो लिक्विड का एक्स्ट्रा अनबैलेंस्ड वेट यहाँ पे आ रहा है। दिस एक्स्ट्रा वेट will be equals to density of liquid into cross sectional area into 2x times g, और इसको टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर देंगे, यही रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। टोटल मास विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का टोटल लेंथ 2h था, h इन ईच आर्म, सो रो एल इंटू 2h इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स a, तो a कैंसिल हो जाएगा, इसको भी सिंप्लीफाई करने पर रो एल भी कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने पर a इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगा, तो इसको ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं एंड टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें एसएचएम के साथ रोटेशन के भी कॉन्सेप्ट्स लगाने होंगे। प्लैंक दिया हुआ है एम मास का, फ्री टू मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर का मास 2m दिया हुआ है, रेडियस r, स्प्रिंग कांस्टेंट k, प्योर रोलिंग मानना है, देयर इज नो स्लिपिंग, प्योर रोलिंग कंडीशन। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस, तो इसको भी अपन शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। पूरे सिस्टम का अपन प्योर रोटेशन ये वाले पॉइंट के अबाउट मान सकते हैं, IC ओवर, इसको पॉइंट I नाम दे देते, और प्लैंक को भी अपन सिलेंडर के टॉप पे एक पॉइंट मास की तरह मान सकते हैं M। अपन पूरे को एक सिंगल सिस्टम अज्यूम कर रहे, तो पूरे सिस्टम को अगर मैं I के अबाउट थीटा एंगल से अगर रोटेट कर दूं तो ऊपर वाला जो प्लैंक है वो थीटा टाइम्स 2r से आगे मूव करेगा, ये सब विजुअलाइज कर पा रहे हो? अगर ये वाला रोटेशन, ये वाला एंगल अगर थीटा का है
तो ये प्लैंक थीटा टाइम्स 2r से आगे मूव कर जाएगा और स्प्रिंग में भी इतने ही अमाउंट का कॉम्प्रेशन आ जाएगा। दैट मीन्स स्प्रिंग फोर्स जो है वो k टाइम्स थीटा इंटू 2r लग रहा होगा, और इस स्प्रिंग फोर्स का जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, दैट विल बी इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स k टाइम्स थीटा इंटू 2r टाइम्स दिस डिस्टेंस विच इज अगेन 2r। तो स्प्रिंग का ये रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट। फ्रिक्शन का तो कोई भी टॉर्क नहीं, और m और 2m को मैं सिंगल सिस्टम मान रहा हूं, तो इनके बीच का फ्रिक्शन और नॉर्मल उसकी भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो भी ये रिस्टोरिंग टॉर्क होगा that will be equals to the net moment of inertia of the entire system about point I times alpha। तो net moment of inertia क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है तो उसका mr² by 2 प्लस mr², और सिलेंडर का मास 2m है, सो 3/2 इंटू मास इंटू r², ये सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। एंड प्लैंक को तो पॉइंट मास की तरह ही मान लो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m टाइम्स 2r का होल स्क्वायर, राइट। यहां से तुम्हें आई नेट मिल जाएगा, आई नेट को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो और इसको सिंप्लीफाई करने पर तुम्हें अल्फा इन टर्म्स ऑफ थीटा मिल जाएगा। इसको ओमेगा स्क्वायर नाम दे दो और उससे तुम्हें टाइम पीरियड भी मिल जाएगा। ओके सर अगर हम लीनियर एसएचएम वाली मेथड से करें तो एक्स डिस्प्लेसमेंट किसको देंगे, स्फीयर के सेंटर ऑफ मास को या मास सेंटर? देख, अगर लीनियर एसएचएम से करेंगे तो अपन पूरे को सिस्टम नहीं मान पाएंगे ना, फिर अपन को दोनों को सेपरेटली एनालाइज करना पड़ेगा। पूरे को सिस्टम क्यों नहीं मान पाएंगे, क्या दोनों का लीनियर एक्सेलरेशन सेम है, 2m मास का और प्लैंक का? नो, लीनियर एक्सेलरेशंस आर आल्सो डिफरेंट, तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। फिर हमें m का अलग से इक्वेशन लिखना पड़ेगा और 2m का अलग से इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और उसके लिए इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, F1। शायद m पे F1 राइट में लग रहा होगा एंड स्प्रिंग फोर्स kx इधर लग रहा होगा, और इसका भी एक्सेलरेशन हमें a1 मानना पड़ेगा। तो बहुत सारे अननोन्स आ जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा उससे भी बट काफी लेंदी हो जाएगा। पर एक्स डिस्प्लेसमेंट किसको देंगे? डिपेंड करता है, तुम किसी को भी दे दो। अगर तुम एक्स डिस्प्लेसमेंट सिलेंडर के सेंटर को मान रहे हो, अगर तुम एक्स डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ सिलेंडर का कंसिडर कर रहे हो, तो तुम एक्सेलरेशन भी किसका निकालोगे, एक्सेलरेशन भी सेंटर ऑफ सिलेंडर का ही निकालोगे, और इनके बीच में तुम्हें ये रिलेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम एक्सेलरेशन प्लैंक का ले रहे हो और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सिलेंडर का यूज कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। यही चीज अगर तुम प्लैंक के साथ भी करोगे तो भी सेम ही आएगा। अगर तुम डिस्प्लेसमेंट प्लैंक का लेते हो और एक्सेलरेशन भी प्लैंक का लेते हो और इन दोनों में अगर तुम रिलेशन निकालते हो तो ये दोनों सेम ही आएगा। Yes. ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 15। A particle of mass m is allowed to oscillate on a smooth parabola x square equals to 4ay। ये पैराबोला का इक्वेशन है। फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। इस पैराबोला पे पार्टिकल का जो मीन पोजीशन है वो ये होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट, और पैराबोला का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो y को एक्स स्क्वायर अपॉन 4a लिख दो। अभी पार्टिकल को अगर मैं अपनी मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्टर्ब करूं, मान लो इसको मैं dx अमाउंट से राइट पे ले जा रहा हूं, अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए पार्टिकल का जो ऑसिलेशन होगा O के नजदीक में वो इस कर्व के अलोंग होगा, राइट। इस तरीके से पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए अपन इस कर्व को भी ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मान सकते हैं, राइट। तो मान लो हॉरिजॉन्टली मैंने पार्टिकल को बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x से डिस्प्लेस किया, तो ऐसा करने पर पार्टिकल यहाँ पे आ गया होगा, और यहाँ पे जो टेंजेंट है उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा मान लो। तो पार्टिकल पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg।
और यहाँ पे नॉर्मल, तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या लग रहा होगा? mg का कौन सा कंपोनेंट इसको रिस्टोर कर रहा है? साइन mg sin थीटा। और sin थीटा को अपन अप्रोक्सीमेटली tan थीटा भी मान सकते हैं, बिकॉज एंगल विल बी वेरी स्मॉल फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो mg tan थीटा इज द रिस्टोरिंग फोर्स, और इसको अपन मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल कर सकते हैं। tan थीटा क्या होगा? tan थीटा इज dy by dx स्लोप। तो यहां से dy by dx की वैल्यू 2x/4a मतलब x/2a आ जाएगी। तो इसको tan थीटा में सब्स्टिट्यूट कर दो, m कैंसिल, एक्सेलरेशन g tan थीटा मतलब g x/2a आ जाएगा। एक्सेलरेशन के लिए a सब्सक्रिप्ट c सिंबल यूज कर लो, ये वाला a अलग है, तो इसको अपन ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं और तुम्हें टाइम पीरियड भी मिल जाएगा, राइट? 2π/ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसा टाइप का सवाल भी अपन कर चुके हैं पहले। सिलेंडर लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है, सिलेंडर का डेंसिटी गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, टोटल हाइट गिवन है, लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है, इट इज स्लाइटली डिप्रेस्ड एंड अलाउड टू ऑसिलेट वर्टिकली। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया की कुछ बात नहीं हो रही, तो अपन कंटेनर का एरिया सिलेंडर के एरिया से वेरी लार्ज मान सकते। तो एक्स अमाउंट से नीचे डिस्प्लेस करने पर ये वाला लिक्विड एक्स्ट्रा बुएंसी फोर्स जनरेट कर रहा होगा। एक्स्ट्रा बुएंसी विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू एक्स इनटू जी, और इसको मास ऑफ द सिलेंडर इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर दो, राइट? इसको सॉल्व करने पर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगा, दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर। ये एंगुलर एसएचएम पे एक सवाल दिख रहा है। रॉड का लेंथ दिया हुआ है L, मास दिया हुआ है, इट इज हिंज्ड एट इट्स लोएस्ट पॉइंट O and connected at its highest point A by means of a spring of spring constant K. Find the frequency of small oscillations and what is the condition for the system to perform small oscillations. Okay. So देखो, अगर ये रॉड को अगर थोड़ा सा भी अपन डिस्प्लेस करते, मान लो मैंने इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दी, तो स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन कितना हो रहा है? L टाइम्स थीटा। तो स्प्रिंग इस पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगा रहा होगा? K टाइम्स L थीटा। बट अभी साथ ही में रॉड के सेंटर पे mg फोर्स भी लग रहा है नीचे। मुझे बताओ, ये mg फोर्स रॉड को वापस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है या फिर ऑपोजिट, उसको अपने मीन पोजीशन से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है? दूर ले जाएंगे। mg जो है वो रिस्टोरिंग का ऑपोजिट काम कर रहा है, दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो जो नेट रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, जब मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिया, नेट रिस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग का कितना होगा? स्प्रिंग फोर्स KL थीटा टाइम्स L, बट mg का कितना होगा? mg इंटू साइन थीटा इंटू L/2। साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा मान लो, तो रिस्टोरिंग टॉर्क KL स्क्वायर माइनस mg L/2 टाइम्स थीटा के इक्वल आ रहा है। तो सेकेंड पार्ट जो पूछा है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, कंडीशन क्या होना चाहिए? रिस्टोरिंग टॉर्क शुड बी पॉजिटिव, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब बेसिकली स्प्रिंग का जो टॉर्क है वो mg के टॉर्क से बड़ा होना चाहिए, तभी वो रिस्टोर हो पाएगा, राइट? तो इससे तुम्हें सेकेंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा। एंड फर्स्ट पार्ट का आंसर कैसे आएगा? जो भी रिस्टोरिंग टॉर्क है उसको I अल्फा से इक्वेट कर दो, ml²/3 टाइम्स अल्फा। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर भी तुम्हें अल्फा इन टर्म्स ऑफ थीटा मिल जाएगा, दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर, टाइम पीरियड विल बी 2π/ओमेगा। आसान है ये सारे सवाल, सबको समझ में आ रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 18। देखो, ये पुली मास सिस्टम दिया हुआ है,
ऐसा टाइप का सवाल भी हमने देखा था पहले। ब्लॉक का मास m दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट k, a block of mass m hangs by means of a string which goes over a pulley of mass m। अच्छा, यहाँ पे पुली का भी मास दिया हुआ है, पुली का मास m दिया हुआ है और पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ है। The string does not slip relative to the pulley. Find the frequency of small oscillations। तो देखो, इसको भी अगर हमें शॉर्टकट तरीके से करना हो, शॉर्टकट तरीका क्या होता है, किसी भी सिस्टम में जहाँ पे रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है, उसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन निकालो, ICOR। उससे फायदा क्या होगा, ICOR के अबाउट अपन प्योर रोटेशन मान सकते, प्योर एंगुलर एसेशन मान सकते। तो इस केस में अपन देख पा रहे कि स्ट्रिंग का ये वाला पार्ट फिक्स्ड है, तो ये वाला पार्ट भी फिक्स्ड होना चाहिए। पॉइंट बी को अपन ICOR मान सकते, राइट। और बी के अबाउट प्योर रोटेशन मान लो। अगर बी के अबाउट मैं पूरे सिस्टम को थीटा एंगल से रोटेट कर दूं, ये जो m मास है इसको भी छोटा करके, स्ट्रिंग को छोटा करके ऐसे अज्यूम कर लो कि m मास भी यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है। स्ट्रिंग के लेंथ से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, पुली का मास भी m है और ब्लॉक का भी मास m है, दोनों मास सेम है। तो थीटा से रोटेट करने पर स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन आएगा वो थीटा r का आएगा। दैट मीन्स स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ k टाइम्स थीटा r होगा, राइट। ये जो mg है, दिस इज नॉट रिस्टोरिंग इन नेचर, ये तो पहले भी लग रहा था। थीटा से डिस्प्लेस करने पर जो एक्स्ट्रा फोर्स आया अपन वही अकाउंट में लेंगे, राइट। उसका नेचर रिस्टोरिंग होगा, विच इज दिस स्प्रिंग फोर्स। और इस स्प्रिंग फोर्स का रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है इधर, k इंटू थीटा r होना चाहिए। स्प्रिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय r, ये रिस्टोरिंग टॉर्क होगा जो इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रिस्टोर कर रहा होगा। इसको अपन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट बी टाइम्स अल्फा के इक्वल कर सकते। आई बी कितना होगा, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास आई दिया हुआ है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बी के अबाउट कितना होगा, आई प्लस एम आर स्क्वायर। और ये वाले m का कितना होगा, m 2r का होल स्क्वायर। तो आई बी की ये वैल्यू डाल दो इधर, एंड फाइनली अल्फा को अगेन थीटा के टर्म्स में लिख दो, तो इससे तुम्हें ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा और टाइम पीरियड भी मिल जाएगा। समझ में आया सबको ये शॉर्टकट तरीका। तो मास m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वो डिस्टेंस नहीं होगा जो पुलिस से उसका उधर तक होगा। देखो ये मास m भी खाली ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। हाँ। मुझे बता, क्या इस बात से फर्क पड़ता कि स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? अगर मास m यहाँ पे होता तो क्या मेरा आंसर चेंज होता? तो डिस्टेंस से तो होता है ना, मोमेंट तब ऑफ होता इनर्शिया। अगर वो रिजिडली कनेक्टेड होता। यहाँ पे तुम इमेजिन कर पा रहे हो मास m ट्रांसलेशनली मूव कर रहा है, क्या मास m भी रोटेट कर रहा है सिलेंडर के साथ? नो। जैसे प्लैंक वाला एग्जांपल था, इस प्लैंक में भी अपन डिस्टेंस थोड़ी लेते थे। अगर मान ली इस प्लैंक को मैंने रिजिडली फिक्स किया होता सपोर्ट के साथ, ब्रेसिंग के साथ, तो उस केस में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लैंक का भी ले लेता, जो ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m2r का होल स्क्वायर आ जाता है। तो सेंटर ऑफ मास से और एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास, इस केस में सेंटर ऑफ मास ये होता प्लैंक का, और एक्सिस से डिस्टेंस 2r हो जाता। तो मैं ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m2r होल स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेता मैं प्लैंक का। अगर वो रिजिडली कनेक्टेड होता तो उस केस में अगर मैं इसको रोटेशन देता तो प्लैंक भी थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड हो जाता, वो भी साथ में रोटेट करता। तो ऐसे सिचुएशन में अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं उसका, एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाय नॉट ट्रीटिंग दैट टू बी अ पॉइंट मास। लेकिन अगर प्लैंक खाली लीनियरली मूव कर रहा है, इसको रिजिडली फिक्स नहीं किया और वो खाली वो इसी तरह मूव कर रहा है, तो मैं प्लैंक को एक पॉइंट मास की तरह मान पा रहा था ना इधर। तो वैसे ही इधर भी ये वाला जो ब्लॉक है, क्या ये रोटेट कर रहा है? No. रोटेट नहीं कर रहा, तो तो इसको भी सेंटर अपन ऑफ मास और एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो L2 अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर होगा।
करेक्ट, L2 स्क्वायर प्लस 2R का होल स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो वो हाँ, अपन yes. तब लेते जब m भी रोटेट कर रहा होता। तो But यहाँ सेंटर पे ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस लेते हैं ना हमेशा। करेक्ट। हाँ, तो तुम्हारा डाउट है कि अभी भी क्या डाउट है, समझा नहीं मुझे। आई थॉट पर जो तुम्हारा हम डाउट लोग जो क्लैरिफाई हो गया। डिस्टेंस लेते हैं mr², वो तो m और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उनके बीच का डिस्टेंस लेते हैं ना हमेशा। बट यहाँ पे इस m को अपन इधर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं ना, मैं वही बता रहा हूँ। ये वाले एग्जाम्पल से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, प्लैंक वाले एग्जाम्पल से? सर प्लैंक वाले एग्जांपल में तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है ना, पर इसमें तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना अगर हम उसको उधर कॉन्सेंट्रेटेड मान तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं हो जाएगा। देखो ये एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा था मैं तुम्हें एक्चुअली। अगर तुम्हें प्रॉपर तरीके से समझना है तो तुम्हें प्रॉपर इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे, वो काफी लेंदी हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे बताओ, ये जो मैंने दो सिचुएशंस ड्रॉ किए हुए L1 और L2 के साथ, क्या लगता है इन दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर सेम आना चाहिए कि वेरी होना चाहिए? इसका जवाब आंसर सेम आना चाहिए सर, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डिफरेंट हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर डिफरेंट हो दोनों जाएगा, केसेस को करेक्ट। देखे तो बट वो लेना ही नहीं है ना, मैं वही बता रहा हूँ, वो लेना गलत हो जाएगा। एम का जो पोजीशन है वो अपन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे ना। कंस्ट्रेंट्स क्या बोलता है, सिलेंडर का जो ये वाला पॉइंट है, सिलेंडर का जो ये वाला पॉइंट है, हम्म, ये वाले पॉइंट के एग्जैक्टली आइडेंटिकल मोशन इस एम का हो रहा होगा बाय कंस्ट्रेंट्स ऑफ yes, द स्ट्रिंग। तो अगर मुझे इस एम को उठा के रखना है सिलेंडर के किसी भी पॉइंट पे, तो सबसे अप्रोप्रिएट पॉइंट कौन सा होगा? मैं प्योर पर हम कोई रोटेशन भी किसका पॉइंट पर मान रहा रख हूँ, एक सकते हैं सेकंड सुनो मेरी बात। यहाँ पे ना। हाँ, पॉइंट बी के अबाउट प्योर रोटेशन कौन से रिजिड ऑब्जेक्ट का हो रहा है? स्मॉल एम को भूल जाओ अभी के, ठीक है, सिलेंडर पुली का प्योर रोटेशन पॉइंट एम के अबाउट हो रहा है, राइट? पॉइंट बी के अबाउट, यस सर, ये वाले पॉइंट बी के अबाउट पुली का प्योर रोटेशन हो रहा है विच इज एंटायरली एन अ रिजिड ऑब्जेक्ट। अभी अगर मान लो कि मुझे एम को भी उसकी टीम में शामिल करना है रिजिड ऑब्जेक्ट के, अगर ये एम भी उसके साथ रोटेट करना चाहता है, तो इस एम को मैं पुली के कौन से पॉइंट पे इंक्लूड कर सकता हूँ? हाँ वो पॉइंट समझ में आ रहा है अभी? कनेक्ट एम कर सकते हैं, एक्चुअल में तो एम रिजिड रिजिड बॉडी नहीं है, राइट? क्या एम पुली का एक रिजिड पार्ट है, स्मॉल एम? No, sir. नो इट्स नॉट अ रिजिड पार्ट, वो अलग से ऑसिलेट कर रहा है। बट यहाँ पे अगर अपन ऐसा इमेजिन करें, एक शॉर्टकट ट्रिक अगर लगाने की कोशिश करें, तो मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि ये एम मास का मोशन एग्जैक्टली पुली के ये वाले पॉइंट से मैच हो रहा है, पॉइंट 1 से, यस और नो? यस, तो मैं पॉइंट एम को मैं उठा के पुली के पॉइंट 1 पे रख सकता हूँ, ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ कि एम वहीं पे फिक्स्ड है, और हाँ उसको भी पुली के साथ प्योर रोटेशन मान सकता हूँ। समझा ये ट्रिक? यस, तो ऐसे ऐसे ट्रिक्स तुम यूज कर सकते हो, इससे तुम्हारा काफी सारा टाइम बचेगा, नहीं तो फिर काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तुम अगर स्मॉल एम को और पुली को अलग सिस्टम मानोगे तो 3-4 इक्वेशन लिखने पड़ेंगे, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। ओके, तो इससे आंसर वेरीफाई कर लेना, इससे आंसर आ जाना चाहिए तुम्हारा। ओके, सो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 19th। यहाँ पे भी सिलिंड्रिकल पुली दिया हुआ है, उसका मास और रेडियस गिवन है। इट इज फिक्स्ड सो दैट इट कैन रोटेट अबाउट एक्सिस O। मास कैपिटल M, रेडियस R। यहाँ पे एक ब्लॉक है, अ ब्लॉक ऑफ मास M1 is hung from here by means of a tightly wound string, while a particle of mass small m is fixed here at an angle of alpha। तो देखो वही सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, मैं अज्यूम कर सकता हूँ ये वाला जो M1 मास है वो यहाँ पे चिपका हुआ है, ये मान सकते हैं अपन? यस ये अज्यूम कर लो, इससे तुम्हारा काफी काम आसान हो जाएगा। सो अभी जो पोजीशन दिया हुआ है एंगल अल्फा, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन मान रहे, तो फर्स्ट पार्ट में वही पूछा जा रहा है, फाइंड द एंगुलर पोजीशन अल्फा फॉर विच द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो पूरे को अगर मैं एक सिंगल सिस्टम मान लूं, यहाँ पे mg लग रहा है और राइट में m1g लग रहा होगा, सिलेंडर का जो वेट है वो उसके सेंटर से पास हो रहा होगा, और ये टेंशन ऊपर। तो अगर मैं पॉइंट O के अबाउट टॉर्क बैलेंस करूं फॉर इक्विलिब्रियम, m1g का जो टॉर्क है वो m1g इंटू r आ जाएगा इन द क्लॉकवाइज सेंस,
और mg का जो टॉर्क होगा पॉइंट O के अबाउट, वो mg sin अल्फा टाइम्स r होगा इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, राइट। mg का ये वाला जो कंपोनेंट है mg sin अल्फा, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क क्रिएट कर रहा होगा। इक्विलिब्रियम के लिए दोनों को बैलेंस कर देंगे, तो यहां से g कैंसिल हो गया, r भी कैंसिल हो गया, एंड साइन अल्फा की वैल्यू m1 अपॉन m के इक्वल आ गई, राइट। तो हमें ए पार्ट का आंसर मिल गया। बी पार्ट में क्या करेंगे, इसको अपने मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, एंड स्लाइटली डिस्प्लेस करने पर जो ऑसिलेशंस होंगे उसका हमें फ्रीक्वेंसी निकालना, अज्यूमिंग दैट द ऑसिलेशंस विल बी SHM। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम तरीका अप्लाई करो, मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करो, और डिस्प्लेस करने के बाद हमारा टारगेट क्या होता है, फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग टॉर्क, और उसको I अल्फा से इक्वेट कर दो। तो बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए लेट मी इरेज दिस एंटायर थिंग। ओके, अभी फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, डायग्राम को मैं जूम इन कर रहा हूँ। डायग्राम में अभी जो हमें दिखाई दे रहा है वो तो मीन पोजीशन। मान लो अगर मैं इसको अभी मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करूं, मीन पोजीशन पे इस m का जो टॉर्क है इनिशियली वो कितना है, mg sin अल्फा है, यस और नो, into r इनटू r, यस सॉरी, m का ये टॉर्क होगा इनटू r, और m1 का जो टॉर्क है वो सिंपली m1g इंटू r है इनिशियली डिस्प्लेस करने से पहले। अभी अगर मान लो मैं इस पूरे सिस्टम को थीटा एंगल से रोटेट करवा दूं, तो अभी जो m मास है वो यहाँ पे आ जाएगा, और m1 मास जो यहाँ पे था वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, बट m1 को अभी भी हम यहीं पे मान सकते हैं ना, m1 को कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सिलेंडर। तो थीटा से डिस्प्लेस करने पर मुझे बताओ क्या m1 मास का टॉर्क चेंज हुआ, थीटा से जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया इस तरीके से, जब ये रोटेट हुआ तो m1 मास थोड़ा सा नीचे चला गया होगा, टू बी मोर अप्रोप्रिएट वो थीटा r से नीचे चला गया होगा, राइट, बाय कंस्ट्रेंट। बट नीचे जाने के बाद भी क्या उसका टॉर्क चेंज होगा, no उसका टॉर्क तो सेम ही है, टॉर्क ऑफ m1 इवन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट इज सेम फाइनली, एंड टॉर्क ऑफ m क्या हो जाएगा, अभी वर्टिकल के साथ m कितना एंगल बना रहा है अभी, थीटा प्लस अल्फा। तो कहने से इसका टॉर्क, नया जो टॉर्क है वो mg साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा इनटू r। ये फॉलो कर रहे हो सब लोग, m1 का टॉर्क सेम है और m का टॉर्क बढ़ा या कम हुआ, साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये दोनों को कंपेयर करके क्या दिख रहा है, टॉर्क बढ़ा या कम हुआ, m का टॉर्क बढ़ गया। और हमारे लिए कौन सा टॉर्क मैटर करेगा, टोटल टॉर्क या फिर टॉर्क में जो इंक्रीमेंट हुआ वो, कौन सा टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क का काम करेगा, टोटल या इंक्रीमेंट वाला, increment इंक्रीमेंट वाला। तो m1 में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो इन दोनों का तो कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। और जो मैं येलो में मार्क किया हुआ है मैंने, उसमें अगर अपन देखते तो रिस्टोरिंग टॉर्क को अपन क्या लिख सकते, द इंक्रीमेंट इन द टॉर्क, तो उसको मैं mg कॉमन ले लो, rb कॉमन ले लो, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा लिख सकता हूं, ये इंक्रीमेंट ऑफ टॉर्क होगा जो कि रिस्टोरिंग टॉर्क का काम कर रहा होगा, यस और नो, ये बात समझ में आ रही है सबको, एनी डाउट सो फार। मुझे बताओ इसमें से कौन सा एंगल छोटा है, थीटा या अल्फा, कौन से एंगल को अपन वेरी स्मॉल मानेंगे, ऑसिलेशन वाला एंगल कौन सा है, थीटा या अल्फा, theta थीटा एंगल से मैंने इसको डिस्प्लेस किया था, तो अपन थीटा को वेरी स्मॉल मानेंगे, अल्फा को वेरी स्मॉल नहीं मान सकते, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन ये वाले ब्रैकेट को ओपन अप कर सकते,
उसको ओपन अप करने पर क्या मिलेगा, देखो रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल्स टू mgr, बाहर रहने दो, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b माइनस साइन अल्फा। अगर थीटा बहुत ही छोटा है तो साइन थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूँ एंड कॉस थीटा को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकता हूँ। तो साइन अल्फा और साइन अल्फा ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड रिस्टोरिंग टॉर्क mgr cos अल्फा टाइम्स थीटा के इक्वल आ रहा है। तुम देख पा रहे हो ये टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल है, दैट मींस जो मोशन होगा वो SHM होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। और नेट टॉर्क को I इंटू अल्फा से इक्वेट करेंगे, इसको अल्फा SHM नाम दे देते, एंगुलर एक्सेलरेशन पर। ओके, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा पूरे सिस्टम का, डिस्क के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, आई की वैल्यू m प्लस m1, ये दोनों तो उसके पेरीफ्री पे ही मान रहे हैं अपन, तो m प्लस m1 r स्क्वायर, और सॉलिड डिस्क दिया हुआ है ना, सिलिंड्रिकल पुली ऑफ मास कैपिटल M, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो I की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो एंड फाइनली इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख दो, तो इससे तुम्हें ओमेगा स्क्वायर और टाइम पीरियड मिल जाएगा। सबको समझा ये कॉन्सेप्ट? यस सर। सो लास्ट एग्जांपल 20, देखो ये भी अच्छे लेवल का सवाल है। पार्टिकल ऑफ मास m1 रोटेट्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ये m1 मास दिया हुआ है टेबल पे और r रेडियस में रोटेट कर रहा है ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस with angular velocity omega naught. It is connected by means of an inextensible string to a block of m2. The string passes through the hole here and connects with the block. Find the relation between m1 m2 शायद होगा, between m1 m2 so that the system remains in equilibrium. ऐसा टाइप का सवाल तुम लोगों ने सर्कुलर मोशन में देखा होगा। अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे रखना है तो m2 का जो वेट है m2g, वो ये टेंशन बैलेंस कर रहा होगा एंड सेम टेंशन m1 पे भी लग रहा है, और ये वाला टेंशन m1 को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा m1 ओमेगा नॉट स्क्वायर r। सो ये रिलेशन हमें मिल गया, राइट? अभी सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? सेकेंड पार्ट में अपन ऑसिलेशंस इंट्रोड्यूस करेंगे। इफ द ब्लॉक इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड्स एंड सेट फ्री, it is bound to execute small oscillations. Find the frequency of small oscillation. So सेम तरीका फॉलो करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स वाला। यहाँ पे m1 m2 दोनों को एक सिंगल सिस्टम मान लो, ओके? और इस सिस्टम को अपन रोटेटिंग फ्रेम से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। रोटेटिंग फ्रेम से ऑब्जर्व करने का फायदा क्या होगा? रोटेटिंग फ्रेम में हमें m1 रेस्ट पे दिखाई देगा, राइट? सो रोटेटिंग फ्रेम में बाहर की तरफ कैसा फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m1 ओमेगा स्क्वायर r, और नीचे की तरफ m2g लग रहा है, राइट? इनिशियली ये दोनों फोर्सेस बैलेंस थे, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? मान लो इस ब्लॉक को मैं नीचे की तरफ x अमाउंट से डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो ये वाला जो m1 मास है वो भी x अमाउंट से लेफ्ट में चला जाएगा। तो रेडियस के साथ क्या होगा? जिस सर्कल में वो घूम रहा था उसका रेडियस बढ़ा या कम हुआ? रेडियस x अमाउंट से कम हो गया होगा। सो कैन आई से द डिक्रीमेंट इन द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी -x। dr मतलब चेंज इन रेडियस, इसको मैं -x मान सकता हूं। m1 मास का कौन सा पैरामीटर कंजर्व रहेगा? रोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके बताओ। एंगुलर मोमेंट। m1 पे जो एंगुलर मोमेंटम है अबाउट पॉइंट b, वो कंजर्व रहेगा क्योंकि पॉइंट b के अबाउट टॉर्क 0 है, उस पर खाली टेंशन फोर्स लग रहा है और टेंशन फोर्स पॉइंट b से ही पास हो रहा है। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ m1 इज कंजर्व्ड
एंगुलर मोमेंटम का कंजर्व होना मतलब m1 ओमेगा स्क्वायर, एक सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम को अपन क्या लिखेंगे, आई ओमेगा। तो ये पैरामीटर कांस्टेंट होना चाहिए, mr स्क्वायर ओमेगा इज कांस्टेंट। अभी डिस्प्लेस करने के बाद मुझे बताओ कौन से फोर्स में चेंजेस आ रहे हैं, क्या लग रहा है जब मैंने इसको x से डिस्प्लेस किया, तो ये दोनों फोर्सेस को अगर तुम कंपेयर करोगे m2g और m1 ओमेगा स्क्वायर r, इन दोनों में से कौन से फोर्स में चेंज आया होगा, m1 ओमेगा स्क्वायर r में चेंज आया होगा, राइट। यस एंड इंट्यूशन से लग रहा है कि बढ़ना चाहिए, तभी उसको रिस्टोर कर पाएगा। तो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है चेंज इन m1 ओमेगा स्क्वायर r निकालना। इसमें जो भी चेंज होगा ये ही मेरा रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा होगा, यस और नो, ये फॉलो कर रहे हो। इसमें जो भी इंक्रीमेंट रहा होगा ये वाले फोर्स पे, वो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। तो यहाँ पे m1 बाहर ले लो कॉमन, एंड ओमेगा स्क्वायर r पे अगर मैं डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर dr प्लस r d ऑफ ओमेगा स्क्वायर विच इज 2 ओमेगा d ओमेगा। ये फॉलो कर रहे हो सब लोग। dr मतलब क्या, माइनस एक्स, तो मुझे किसी तरह d ओमेगा को भी dr के टर्म्स में लिखना होगा, और ऐसा करने के लिए मेरे पास ये वाला इक्वेशन है, mr स्क्वायर ओमेगा इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी दोनों से डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दो, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 इक्वल्स टू m r स्क्वायर d ओमेगा प्लस ओमेगा 2r dr। ये फॉलो कर रहे हो सब लोग। प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, r स्क्वायर d ओमेगा प्लस ओमेगा d ऑफ r स्क्वायर विच इज 2r dr। हमें d ओमेगा को dr के टर्म्स में लिखना है, तो d ओमेगा कितना हो जाएगा, माइनस 2r ओमेगा dr अपॉन r स्क्वायर, माइनस 2 ओमेगा dr अपॉन r। d ओमेगा की ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो क्या मिलेगा, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी m1 पहला टर्म ओमेगा स्क्वायर dr प्लस r 2 ओमेगा, और d ओमेगा के बजाय माइनस 2 ओमेगा dr अपॉन r लिख दो, तो ये r कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर dr आ गया। तो ओमेगा स्क्वायर dr माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर dr विल बी माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर dr, और dr x के इक्वल था, तो रिस्टोरिंग फोर्स x के प्रोपोर्शनल आ गया। रिस्टोरिंग फोर्स को अब हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 m1 ओमेगा स्क्वायर dr। और रिस्टोरिंग फोर्स को किसके इक्वल करेंगे, विच मास इनटू एक्सेलरेशन। ये रिस्टोरिंग फोर्स कौन से मास को वापस रिस्टोर कर रहे हैं, खाली m1 m2 या दोनों को कंबाइंड को। ये फोर्स में जो भी इंक्रीमेंट आया होगा वो कंबाइंड को रिस्टोर कर रहा है ना। सो वी कैन इक्वेट दिस रिस्टोरिंग फोर्स विद m1 प्लस m2 टाइम्स a इक्वल्स टू माइनस 3 m1 ओमेगा स्क्वायर टाइम्स x। तो सॉल्व करने पर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा 3 m1 ओमेगा स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स x। ये एक्सप्रेशन आ रहा है, तो इसको अपन ओमेगा स्क्वायर बोल देंगे और टाइम पीरियड 2 पाई अपन ओमेगा आ जाएगा। सबको समझ में आया ये। सर वो दोनों को कैसे रिस्टोर कर रहा है, सिर्फ वो m2 को ही ऊपर करेगा ना, खींचेगा ना। m2 अपन दोनों को सिस्टम मान रहे थे ना पहले से, तभी टेंशन फोर्स को हमने पिक्चर में नहीं लिया, टेंशन फोर्स इंटरनल बन गया। ये दोनों पूरा एक सिस्टम है जो इस धागे से कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड। इनिशियली नीचे की तरफ जो mg था वो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल था, बट जैसे ही मैंने इसको x से नीचे शिफ्ट किया ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़ा बढ़ गया होगा, राइट। हाँ तो जितना भी ये बड़ा होगा वो एक्चुअल में m1 m2 दोनों को वापस लेके आ रहा है ना अपनी ओरिजिनल पोजीशन।
ओके हाँ M1 का भी तो कनेक्शन M2 से इस स्ट्रिंग की मदद से विजुअलाइज कर पा रहे हो? हाँ यस 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 सर। इसको ऐसे विजुअलाइज करो, अगर मान लो मैं स्ट्रिंग को खोल दूं और हॉरिजॉन्टल कर दूं इस तरीके से, तो पहले यहाँ पे M2G लग रहा था और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था M1 ओमेगा स्क्वायर जो कि बैलेंस था। सिस्टम को जब मैंने x से डिस्प्लेस किया तो M1 ओमेगा स्क्वायर आर में जो भी इंक्रीमेंट आया होगा, सॉरी राइट की तरफ डिस्प्लेस नहीं किया मैंने, सिस्टम को लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस किया। नीचे की तरफ डिस्प्लेस करना मतलब इन अ वे लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस करना, तो उससे जो भी M1 ओमेगा स्क्वायर आर में इंक्रीमेंट आया होगा वो इन दोनों ब्लॉक्स को वापस राइट में ले जा रहा है, राइट? विजुअलाइज कर पा रहे हो अभी? यस सर। तो टोटल मास लेंगे। ओके, और कोई डाउट है किसी को भी ये सवाल में? ऑलराइट, चलो फिर दिस कंप्लीट्स अवर बुकलेट डिस्कशन।